नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से कलाम एकेडमी के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों अपन जो अपने टेस्ट सीरीज आयोजित हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, उनके आंसर की में आंसर गलत थे या उन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनसे रिलेटेड हमें डिस्कस करना था। उसी कड़ी के अंदर माइनर 06 जो नंबर का जो क्वेश्चन था, टेस्ट पेपर हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। हमें ऐसा युग्म बताना है जो अनमैच्ड है, सुमेलित नहीं है। आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो था मीजोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। तो मीजोसोम्स जो होते हैं वो सेल बॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पिलाई गतिशील संरचना होती है। कोशिका भित्ति रक्षात्मक आकृति निर्धारक और कोशिका को फटने से बचाती है। फ्लैजिला और पिलाई जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया की सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होती है, सतही संरचना होती है। ऐसा क्वेश्चंस दिया गया और उसमें ऑप्शन मीजोसोम। देखिए मीजोसोम्स कोशिका भित्ति के निर्माण में हेल्प करते हैं, ये बात एकदम ठीक है। ये श्वसन में भी काम आते हैं। किस में काम आते हैं ये? श्वसन। तो इनका काम रेस्पायरेशन से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि ये रेस्पायरेशन की क्रिया के दौरान, चूंकि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा काम मीजोसोम नाम की संरचना करती है, इसी के अंदर भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। फिर दूसरा, ये कोशिका विभाजन में भी हेल्प करते हैं। किसमें? सेल डिवीजन। तो ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो कोशिका विभाजन में भी ये मदद करते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए भी एटीपी की डिमांड होती है। सेल डिवीजन एक सक्रिय क्रिया है, उसमें एटीपी की जरूरत होती है, उसमें भी हेल्प करते हैं। इन्हीं का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करना। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकरण होता है, वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। डीएनए प्रतिकरण। तो आपको याद रखना है कि मीजोसोम कोशिका भित्ति सेल वॉल के निर्माण में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन श्वसन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में भी हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? एकदम सही है। तो सही है ये एकदम। पिलाई गतिशील संरचना होती है, तो जो पिलाई होती है वो गतिशील संरचना होती है, ये बात भी एकदम सही है। ये आसंजन संरचनाएं होती हैं। आसंजन, आसंजन मतलब एडिशन, एडिशन का काम करती हैं। एक सेल को दूसरी संरचना से जोड़ने का काम करती है, ये भी स्ट्रक्चर सही है। ऐसे ही ये बायोफिल्म बनाने में काम आती है। क्या बनाती है? बायोफिल्म। तो बायोफिल्म के अंदर भी ये काम आती है। देखिए बायोफिल्म आपको, बेस्ट बायोफिल्म, बायोफिल्म आपको मिलती है जब अपन जीनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है वो किसी भी सरफेस से जब चिपकती है कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड के द्वारा, तब उसे बायोफिल्म कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी को चिपकाने में ये मदद करती है। यही प्लाई नाम की जो संरचना होती है, ये कॉन्जुगेशन संयुग्मन की क्रिया में काम आती है। कॉन्जुगेशन संयुग्मन की क्रिया में भी काम आती है, जिससे ये अपना जो जीनेटिक पदार्थ होता है उसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये गति में भी काम आती है, आसंजन एडिशन में भी काम आती है, एक सेल को दूसरी सेल से चिपकाती भी है, बायोफिल्म का पार्ट भी होती है, कॉन्जुगेशन में भी काम आती है। ये सारे काम ही सही हैं। कोशिका भित्ति ये रक्षात्मक होती है, प्रोटेक्टिव होती है। तो सेल वॉल का हमेशा ही काम होता है सेल की सुरक्षा करना। इसी का काम होता है सेल की शेप और साइज को मेंटेन करना, कोशिका के आकार आकृति को बनाए रखना, कोशिका को फटने से बचाना, ये भी सही है। फ्लैजिला और पिलाई बैक्टीरिया की सुपरफिशियल कोशिका की सतही संरचना होती है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर सतही संरचना होती है, ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसमें प्रश्न पूछा था कि निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसमें तो एक भी असुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं। लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें याद लिख लेना पड़ेगा कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सभी जो कथन हैं वो सभी कथन क्या हैं? सुमेलित हैं, सुमेलित हैं।
तो सारे ही सुमेलित हैं। देखिए अपने जो यहाँ पर टारगेट है वो केवल क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है कि भाई प्रश्न पढ़ा और सीधा आंसर लगा दिया। इस क्वेश्चन पर आपत्ति आने का कारण ही ये था कि इसके अंदर जो आंसर दिया गया था वो के ये मान लिया गया था कि प्लाई गतिशील संरचना है, ये आंसर था, जबकि ये तो सही है, असुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है। क्योंकि कभी कभी बुक्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट मिलता है और उसी को अपन आंसर मान लेते हैं, लेकिन उसके आंसर तो हमें कठिनाइयों का स्तर 11th 12th और ग्रेजुएशन तक की बुक्स से लेना होता है। तो ये एकदम कथन सही है, इसीलिए अपना आंसर होना चाहिए था कोई भी असुमेलित नहीं है या सभी सुमेलित हैं। अब मैंने इतने सारे काम लिख दिए, अब आपको एक ही प्रश्न के केवल आंसर के पीछे नहीं पड़ना है, आपको और भी दूसरे संभावित आंसर भी देखने हैं। ठीक है। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टेमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की रिपोर्ट किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की थी तो टेमिन ने की थी, बाल्टीमोर के द्वारा की गई थी। अपन जानते हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन बनता है। ये जो पूरी टेक्निक होती है, इस टेक्निक का नाम होता है सेंट्रल डोग्मा टेक्निक। कौन सी टेक्निक है ये? सेंट्रल डोग्मा टेक्निक। और जो सेंट्रल डोग्मा टेक्निक है, इस टेक्निक को देने वाले थे क्रिक। ये केवल किसके द्वारा दी गई थी? ये क्रिक ने दी थी। सेंट्रल डोग्मा टेक्निक क्रिक के द्वारा दी गई थी। इसमें दो स्टेप होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, और एक होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया सेल के जिस पार्ट में होती है वो है न्यूक्लियस। कहाँ पर होती है ये? न्यूक्लियस, केंद्रक में होती है। जबकि ट्रांसलेशन की क्रिया होती है ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दोनों का ठीक है, पहले केंद्रक में होगा प्रोसीजर, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम में होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। इस टेक्निक को क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से यदि डीएनए बनता है तो बनने वाले डीएनए को cDNA कहते हैं और इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिसे राउस सार्कोमा वायरस के अंदर देखा गया था। कौन सा वायरस? राउस सार्कोमा वायरस। तो राउस सार्कोमा वायरस के अंदर इस घटना को देखा गया था और इसके बारे में बताने वाले जो थे उनका नाम था टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन व बाल्टीमोर। तो टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, टेमिन और बाल्टीमोर ने। इसीलिए इसे टेमिनिज्म फिनोमिनन भी कहा जाता है, टेमिनिज्म परिघटना भी कहा जाता है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय बैक्टीरिया के अंदर खोजा गया, वायरस के अंदर। तो वायरस, राउस सार्कोमा वायरस के अंदर खोज करने वाले कौन है? टेमिन और बाल्टीमोर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। दूसरा, केंद्रीय अवधारणा। केंद्रीय अवधारणा मतलब सेंट्रल डोग्मा जो टेक्निक है वो किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो क्रिक ने दी थी, वाटसन ने ये नहीं दी थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? गलत हो गया। इसमें दोनों दे रखे हैं, जबकि क्रिक वाला ठीक है, वाटसन ने नहीं दिया था। आगे चलकर दो चार बात और बोले कि इसको जो विस्तार पूर्वक समझाया था, विस्तार में समझाने वाले जो थे उन साइंटिस्ट का नाम था नीरेन वर्ग, उनका नाम था मिथाई और उनका नाम था हरगोविंद खुराना। इन तीन वैज्ञानिकों ने इसे डिटेल में समझाया था। देने वाले तो कौन है? क्रिक हैं। आगे, जंपिंग जीन को सर्वप्रथम मक्का में देखा गया था। तो जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन ट्रांसपोजोन जीन होती है और जंपिंग जीन को 1914 में मैकक्लिंगटन के द्वारा देखा गया था। किसमें? मक्का के अंदर। किस? मैकक्लिंटोक।
तो मैक क्लिंटॉक ने देखा था 1914 में। कौन सी जीन को? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन वो होती है जो अपना स्थान बदल लेती है, इसे ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन भी कहा जाता है। तो आपसे को बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 और 2, या 1 व 3 व 2 व 3। तो आप आंसर क्या करोगे? 1 और 3। तो अपना आंसर है ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें वाटसन दिया हुआ है, वाटसन ने यहाँ पर केवल क्रिक ही होना चाहिए था। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल अभिरंजन कौन सा है? आपको अनमैच्ड स्टेनिंग एजेंट बताना है। जैसे डीएनए है, तो डीएनए को स्टेन करने के लिए फ्यूजन का यूज करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीनस ग्रीन गलत है। जीनस ग्रीन का यूज माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें काम आती है। एक एक काम आता है, उसका नाम ओरेंसिया, और एक का नाम है जीनस ग्रीन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम आते हैं। तो ये कथन ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा। टोल्यूडिन ब्लू आरएनए, ये तो क्या है? एकदम ठीक है, ये तो ठीक है। एसिटोकार्मीन क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। ओरेंसिया और जीनस ग्रीन होते तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होते हैं। अपना आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। तो पहला ही कथन गलत, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन तो ठीक है, लेकिन जीनस ग्रीन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्टेन करने में किया जाता है। आपको जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है वो ज्यादातर ये पेपरों में आता है, एसिटोकार्मीन। क्योंकि क्रोमोसोम को अपन देखते हैं सेल डिवीजन के समय, तो एसिटोकार्मीन स्टेनिंग एजेंट का यूज सबसे ज्यादा होता है। प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलेय सरल विसरण विधि के द्वारा झिल्ली के आर पार गति कर सकते हैं। तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि उदासीन पदार्थ हैं, उदासीन जो सोल्यूट होते हैं, वो विसरण विधि, विसरण मतलब डिफ्यूजन मेथड के द्वारा कोई भी मेम्ब्रेन के आर पार गति कर सकते हैं। ये कथन क्या है? सही है। विसरण विधि निष्क्रिय विधि होती है, ज्यादा से कम की ओर पदार्थों का ट्रांसफर होता है, उसी को विसरण कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली की संरचना यूकैरियोट्स के समान ही होती है। तो दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। देखिए यहाँ कोशिका झिल्ली है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोट में हो, यूकैरियोट में हो, सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण लिपिड और प्रोटीन के द्वारा होता है। तो एकदम ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लिपिड की अर्धतरल प्रकृति संपूर्ण द्विस्तर के भीतर प्रोटीन की पार्श्वीय गति का परिचालन करती है। लिपिड की अर्धतरल, तो जो सेमी लिक्विड नेचर होती है, वो संपूर्ण वाई लेयर के भीतर प्रोटीन की पार्श्वीय गति का परिचालन करती है, कंडक्शन करने में हेल्प करती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? एकदम सही है। झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन प्रकाश संयुक्त सूक्ष्मदर्शी गलत है। यहाँ पर आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आना चाहिए था। ये कथन क्या हो गया? गलत। तो पहला कथन एकदम सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो अपना आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। चौथा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों है? क्योंकि उसमें लाइट माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि प्रोकैरियोटिक जीन नियमन के संदर्भ में, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो जीन का रेगुलेशन होता है, जीन एक्सप्रेस कैसे होती है, उसके नियमन के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट बताने हैं। प्रोकैरियोट जीवों में जीन नियमन रेगुलेटर, प्रमोटर तथा एक ऑपरेटर जीन के समन्वय के द्वारा होता है। ये बात एकदम ठीक ही है, क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोट जीवों में एक रेगुलेटर जीन होती है, एक प्रमोटर होती है, एक ऑपरेटर होती है। एक दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि mRNA से पहले पूर्व आरएनए नहीं बनता है। mRNA से पहले पूर्व mRNA नहीं बनता है। तो ये कथन
एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एमआरएनए से पहले पूर्व एमआरएनए बनता है। उस पूर्व एमआरएनए को बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए से फिर बनता है एमआरएनए। तो एमआरएनए से पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है। इसे विषमांगी आरएनए कहा जाता है। कौन सा? विषमांगी, हेटेरोजीनस बोला जाता है। तो हेटेरोजीनस आरएनए है। इस हेटेरोजीनस आरएनए के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सोन पार्ट, एक होता है इंट्रॉन पार्ट। एक्सोन पार्ट, इंट्रॉन पार्ट, एक्सोन पार्ट। अब ये जो एक्सोन पार्ट है ये होता है कोडिंग पार्ट। कैसा पार्ट है ये? कोडिंग। और ये पार्ट है नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग वो होता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता भाई? ट्रांसलेशन। अब यहां पर इस शब्द को देखने से पहले हमें ये देखना है कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान इस एमआरएनए की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो प्रीकर्सर जिसे कहते हैं एचएनआरएनए होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर पड़ती है। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में यहाँ पर आपको डिफरेंस कर लेना पड़ेगा। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए से क्या बनेगा? फिर एमआरएनए बनेगा। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स के अंदर एचएनआरएनए की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ प्रोकैरियोट्स की अंदर पूछने की वजह से ये स्टेटमेंट्स भी क्या हो गया? एकदम सही हो गया। लेकिन यही शब्द यदि आरएनए यूकैरियोट्स के लिए होता तो ये शब्द क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, तो ये शब्द भी सही है। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा संपन्न होता है। तो एक एंजाइम भाग लेता है उसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। एक आरएनए एक या एक से अधिक प्रोटीन कोड रखता है। ये ठीक है, क्योंकि आपने नाम सुन रखे एक रखता है तब उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। और यदि एक से ज्यादा रखता है तब उसे बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, दो प्रकार के यहाँ पर रखता है। तो ये सारे ही कथन प्रोकैरियोट्स के लिए। अब यदि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स के लिए तो ये सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही। सभी कथन क्या हैं? सही हैं। यदि यही शब्द होता यूकैरियोट्स के लिए तो आपको आंसर करना पड़ता, ये दो को हटा दो, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 करना पड़ा। तो प्रोकैरियोट्स के लिए तो सभी कथन क्या हैं? सही। लेकिन यूकैरियोट्स के लिए इसमें एक लाइन गलत दे रखी है, ये वाली। समझ गए होंगे? ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है आरएनए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरएनए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कीजिए भाई। पहला है टीआरएनए की जो संरचना होती है वो 2D स्ट्रक्चर लॉन्ग की जैसे होती है। तो आपने क्लोवर लीफ मॉडल सुना है। कौन सा भाई? क्लोवर लीफ मॉडल। ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है इसे होली के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? होली ने दिया था। और ये टीआरएनए को समझाता है। किसको समझाता है? टीआरएनए। और टीआरएनए को ही बोलते हैं एसआरएनए बोलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे जटिल होती है, सबसे जटिल स्ट्रक्चर होती है। तो क्लोवर लीफ के समान होती है, एकदम सही। होली के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। आरएनए का निर्माण केंद्रक में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से होता है। देखो इनको सीक्वेंस में ही आप याद रख लो। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट,
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इससे बनता है आर, फिर इससे बनता है एम और इससे बनता है टीआरएनए। आप ऐसे ऐसे याद रख लें कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए बनवाता है, सेकंड एमआरएनए बनवाता है, थर्ड टीआरएनए बनवाता है। ठीक है, इनको ऐसे याद रख लेंगे। और ये कह रहा है कि आरएनए का निर्माण केंद्रक में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाता है, एकदम सही बात, ये भी सही बात। एमआरएनए डीएनए के टेम्पलेट रज्जु के न्यूक्लियोटाइड के पूरक न्यूक्लियोटाइड की एक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया होती है, श्रेणीबद्ध प्रक्रिया होती है। तो एमआरएनए डीएनए के टेम्पलेट, भाई एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए टेम्पलेट से ही बनता है, तो डीएनए टेम्पलेट पर, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट लेना पड़ता है हमें एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट भी सही। टीआरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, देखो टीआरएनए यहाँ है तो टीआरएनए को कौन बनवाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है, तो ये कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप इसको इधर से याद रख लो कि क्लोवर लीफ मॉडल होली के द्वारा दिया गया, टीआरएनए या एसआरएनए को समझाने के लिए दिया जाता है। टीआरएनए की जो संरचना होती है वो सबसे जटिल होती है, और टीआरएनए जो होता है उसका स्पेशल लक्षण होता है लोप का पाए जाना। क्या पाए जाते हैं, लोप पाए जाते हैं। जैसे आपने डाईहाइड्रो यूरेसिल सुना होगा, T5C लूप सुना होगा, ये जो होते हैं ये T5C लूप है, या DHU डाईहाइड्रो यूरेसिल है, ये टीआरएनए के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ये टीआरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड नहीं करवाता, थर्ड करवाता है। यहां से इनको याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं जो कि निर्मित होते हैं, जो कि निर्मित होते हैं। एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह, एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के साथ, इसमें तो ये पहला वाला ही सही है। और हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वो एमिनो समूह से जब जुड़ता है एमिनो, तो बना देता है एन एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से बन जाती है प्रोटीन, और प्रोटीन से बन जाते हैं फिर तरह तरह के एंजाइम। क्या बनते हैं, एंजाइम। इसी से बनती है एंटीजन, एंटीजन इसी से बनते हैं एंटीबॉडी। एक ही लाइन में याद रख लो, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, ये प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं, और अमीनो अम्लों के अंदर कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह होता है। ठीक है, यदि एक लंबे व गुलाबी पुष्प वाले मिराबिलिस पौधे का, लंबे गुलाबी पुष्प वाले मिराबिलिस पौधे का स्वयं परागण करवा रहा है, सेल्फिंग करवा रहा है, सेल्फिंग करवा रहा है, स्वयं परागण। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको थोड़ा सा यहाँ से देखना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो ये देखो, आपको ये दिया गया है F1, F1 के अंदर दे रखा है TRRR। आपको कोई जरूरी नहीं है TRRR ही हो, आपको ऐसा दे दी जाए AABB दे दिया तो भी हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि ये F1 के अंदर दिया हुआ है, हमें दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है, किया जाए और इसका स्वयं परागण करवा दें। इसका क्या करवा दें, स्वयं परागण। तो जब जब F1 का इसी के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, स्वयं परागण करवाया जाएगा, तो F2 के अंदर आप जानते हैं कि 1:2:1 आता है, 1:2:1 आता है। एक में क्या होगा, तो 1:2:1 का मतलब है कि यहाँ पर होते हैं ये शुद्ध लंबे होते हैं, ये दो क्या होते हैं, ये गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी शुद्ध लंबे या लाल, ये गुलाबी और ये सफेद,
सफेद। अब देख लो, क्योंकि F1 क्रॉस जब स्वयं परागण करवाया गया F1 का, तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। चूंकि यह मिराबिलिस जलापा प्लांट दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी अपूर्ण प्रभाविकता मिराबिलिस जलापा के अंदर कोरेंस ने खोजी थी। कोरेंस ने खोजी थी। उन्होंने लाल और सफेद के बीच में जो क्रॉस करवाया था, तो उनको 1:2:1 प्राप्त हुआ था। 1:2:1। लाल और सफेद के बीच में गुलाबी पुष्प जो आए थे, उनका कारण था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता। अब इसमें देखो कि 50% पौधे लंबे होंगे, तो यहाँ देखो कि टोटल कितने हैं, 4। तो यहाँ पर लंबे कितने आएंगे, 25%। 50% पौधे लाल पुष्प वाले होंगे, तो लाल वाले 25% हैं। 25% पौधे सफेद वाले होंगे, तो देखो 25% पौधे क्या हैं, सफेद वाले हैं। 25% गुलाबी वाले होंगे, गुलाबी वाले कितने हैं, 50% हैं। तो इसमें से अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या 25% लाल वाला ऑप्शन दे रखा है, तो 25% लाल का ऑप्शन नहीं है। 50% गुलाबी दे रखा है, क्या 50% गुलाबी का ऑप्शन भी नहीं है। 25% सफेद दे रखा है, तो 25% सफेद वाले हो जाएंगे। तो ये हो गया। दूसरा ये भी याद रख लो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी अपूर्ण प्रभाविकता में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात सेम होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या रहता है, सेम। अपूर्ण प्रभाविकता के केस में जीनो फिनो सेम रहता है। नेक्स्ट है परीक्षण क्रॉस के संदर्भ में, जो परीक्षण क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस जिसे कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। यह है, अब यह होता क्या है, तो पहले तो ये देखो, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जब F1 का अप्रभावी पैतृक से करवाते हैं, अप्रभावी पैतृक रेसिसिव पेरेंट से करवाते हैं, रेसिसिव पेरेंट से करवाते हैं, पेरेंट, तो रेसिसिव पेरेंट से करवाने पर टेस्ट क्रॉस होता है। मतलब इसको ऐसे समझ लो, इस अब F1 पीढ़ी के अंदर क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अप्रभावी में क्या होता है, स्मॉल टी। इसका इससे करवाएं तो कैपिटल स्मॉल, इसका कैपिटल स्मॉल, इसका स्मॉल स्मॉल, इसका स्मॉल स्मॉल। ये प्लांट हैं, ये क्या हैं, लंबे, और ये दोनों कैसे हैं, बौने। मतलब लंबे जो बौने का अनुपात होता है वो 50-50%, यानी कि 1:1 में प्राप्त होते हैं। ये प्रभावी अज्ञात जीन प्रारूप, तो ये प्रभावी अज्ञात जीन प्रारूप तथा अप्रभावी जनक के मध्य होता है। तो ये प्रभावी के नहीं होता, ये किसके साथ होता है, अप्रभावी के। ये स्टेटमेंट पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। ये F1 पीढ़ी की संतति तथा अप्रभावी के साथ, F1 के अप्रभावी के साथ, हाँ ये एकदम सही है। F2 पीढ़ी में मटर के लंबे पादप का जीन प्रारूप निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ये एकदम भी सही है। क्योंकि ये F2 पीढ़ी में कितने % संतान आएगी, कैसी कैसी आएगी, उसका जीन नोटाइप निकालने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस की जरूरत पड़ती है। F2 पीढ़ी में मटर के बौने पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पर लंबे पादप का या बौने पादप का, और लंबे और बौने हमारे पास कितने कितने % आते हैं, 50-50% आते हैं। इसका मतलब ये एक कथन क्या है, इसमें गलत है, एक कथन गलत है, बाकी 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो सही कथन कितने हैं, तो सही कथन है 3। एक कथन गलत है, कौन सा वाला, अप्रभावी। यहाँ पर प्रभावी लिखा हुआ है, अप्रभावी आना चाहिए था। क्योंकि यदि आप इसको प्रभावी के साथ करवा देते हैं, F1 को करवा देते हैं प्रभावी के साथ, तब उसका तो नाम ही चेंज हो जाता है, उसे आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आउट क्रॉस। और यदि इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए,
दोनों को एक साथ मिला दिए जाए तब इन्हें बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है। पादप चालनी नली की कोशिकाओं और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण बताना है। सामान्य विशिष्ट लक्षण किस किस में बताना है? एक तो चालनी सीव सेल, तो सीव सेल बतानी है, और एक बतानी है आरबीसी के अंदर। आप जानते हैं कि चालनी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इस मैमल्स की आरबीसी में भी न्यूक्लियस, तो केंद्रक की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो एब्सेंस होती है इन दोनों के लिए कॉमन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्रात्मक वंशागति से संबंधित नहीं है? देखिए, मात्रात्मक वंशागति है ये क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव हेरिडिटी से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव जो होती है, क्वांटिटेटिव वो होती है जिसके अंदर अनेक जीन भाग लेते हैं, अनेक जीन, और इसके अंदर एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं। एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए अनेक जीन जिम्मेदार होते हैं। तो वन जीनेटिक ट्रेट्स कंट्रोल बाय न्यूमरस जीन, मल्टीपल जीन। तो ये सतत प्रतिरूप होता है, एकदम ठीक है। अनेक मिडिल स्पेसीज बनती हैं, ये भी ठीक है। एकल जीन होती है, ये बात गलत है। जीन का योगात्मक असर होता है, एकदम ठीक है। क्योंकि जो क्वांटिटेटिव होती है उसी को एडिटिव हेरिडिटी भी कहते हैं। एडिटिव हेरिडिटी, योगात्मक, क्योंकि इसमें अलग अलग जो जीन होते हैं सबका थोड़ा थोड़ा असर होता है, थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इसे एडिटिव भी बोलते हैं। तो एकल जीन, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सिकल सेल एनीमिया में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। कम ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्ती हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार बदल जाता है। आरबीसी का आकार बदल जाता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। क्योंकि कम ऑक्सीजन तनाव, कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन के कारण होने वाली एक घटना है। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक जीनेटिक डिजीज है। उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जिसके अंदर आरबीसी की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो सिकल शेप हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। उसमें होता यह है कि हीमोग्लोबिन अणु की एल्फा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। हीमोग्लोबिन की एल्फा श्रृंखला में, तो देखो यहाँ पर एल्फा श्रृंखला जो शब्द है वो क्या है? गलत है। यहाँ पर आना क्या चाहिए था? बीटा आना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ बीटा आना चाहिए था, एल्फा लिखा हुआ है। उच्च ऑक्सीजन तनाव में, तो ये उच्च ऑक्सीजन, ये तो ऐसे ही गलत है, तो उच्च ऑक्सीजन नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऐसे ही एल्फा ग्लोबिन श्रृंखला रूपांतरित हो जाती है, एल्फा ग्लोबिन श्रृंखला रूपांतरित हो जाती है, तो एल्फा नहीं बीटा, क्या होती है? बीटा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल होता है। इसमें GAG के स्थान पर GUG आ जाता है, GAG, GAG के स्थान पर क्या आ जाता है? GUG। और ये ग्लूटेमिक अम्ल का प्रतिस्थापन वेलिन कर देता है। ग्लूटेमिक का कौन कर देता है? वेलिन कर देता है। ये छठे वाला तो ठीक है, लेकिन ये चेंज कौन सी चेन में होता है? बीटा चेन में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत, ये हो गया सही। एस की अंदर आरबीसी की जब साइज चेंज हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। हमारी आरबीसी होती है वाई कॉनकेव आरबीसी, और इसमें आरबीसी की शेप हो जाती है हंसियाकार हो जाती है।
इसमें हीमोग्लोबिन होता है कम ज़्यादा, और इधर की साइड में हीमोग्लोबिन होता है कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन उधर कम, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी, वहाँ ऑक्सीजन क्या होती है, कम। तो कम ऑक्सीजन की स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। म्यूटेशन एक प्रक्रिया है, उत्परिवर्तन यह क्रिया है जो डीएनए में भिन्नता उत्पन्न करती है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो म्यूटेशन क्रिया है जिसमें डीएनए में भिन्नता होती है, एकदम ठीक है। गुणसूत्रीय विपतन मुख्यतया कैंसर कोशिकाओं में देखे जाते हैं। तो कैंसर कोशिकाओं में देखे जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर वेरिएशन होता है, तो कैंसर होने के चांस क्या हो जाते हैं, ज्यादा। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से अनुपथन हो जाता है, अनुपथन हो जाता है मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है घटने बढ़ने से, ये बात भी क्या है, सही। पराबैंगनी किरणें जीवों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करती हैं, वे उत्परिवर्ती जन होते हैं, उत्परिवर्ती जन होते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से भी म्यूटेशन होते हैं। तो ये तो सारे ही कथन क्या हो गए, सही हो गए। तो ए बी सी डी देख लो, चारों कथन सही है। गुणसूत्र मानचित्र के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। आपको बताना है कि गुणसूत्र में जो अपन क्रोमोसोम का मैप बनाते हैं, तो क्रोमोसोम का मैप बनाते समय कौन सा कथन इसमें असत्य दिया गया है। पहला, गुणसूत्र पर जीन की स्थिति दर्शाने के लिए जीन विनिमय, क्योंकि आपने सुन रखा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जितना होता है जीन के बीच की दूरी, जीन की बीच की दूरी भी उतनी होती है, और जीन के जो बीच की दूरी होती है वो क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो क्रॉसिंग ओवर 10%, तो जीन के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमोर्गन होती है, सेंटीमोर्गन होती है। पुनर्योजन आवृत्ति जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ये बात भी क्या है, एकदम ठीक है। पुनर्योजन आवृत्ति जीनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जीन के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जीन के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती, मतलब जीन के बीच की दूरी ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा, ज्यादा। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है तो लिंकेज हो जाती है कम, लिंकेज हो जाती है कम। जीन के बीच की दूरी ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा। तो ये बात, पुनर्योजन मतलब रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जीन के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं, ये बात क्या है, गलत है। विभिन्न जीनों के कार्य तथा जीन के बीच की दूरी को पुनर्योजन आवृत्तियों के संदर्भ में ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, ये तो इसकी परिभाषा है कि विभिन्न जीनों के कार्य और उनके बीच की जो दूरी है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उम्र जब जब बढ़ेगी तो उम्र के बढ़ने पर जो जीन होते हैं, जीन के बीच की दूरी हो जाती है कम, जीन के बीच की दूरी कम, इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर भी क्या हो जाएगा, कम, और क्रॉसिंग ओवर कम तो लिंकेज हो जाती है ज्यादा, लिंकेज ज्यादा होती है तो सिंड्रोम भी क्या होता है भाई, ज्यादा हो जाता है, सिंड्रोम ज्यादा। तो ये कथन क्या हो गया, गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन थे उसमें आगे देखते हैं। तो पहला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। पक्षी वर्ग के प्राणियों में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं। तो क्रेनियल नर्व आप याद रख लें, रेप्टिलिया, एबीज, मैमल्स में 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती है रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स में। तो ये कथन क्या है, सही है। एम्फीबियंस में 10 जोड़ी होती हैं, तो आप याद रख लो एम्फीबियंस एंड पिसीज, एम्फीबियंस एंड पिसीज
दोनों के अंदर 10 जोड़ी होती हैं। ये कथन भी क्या हो गया है, सही हो गया है। संघ आर्थ्रोपोडा के तंत्रिका तंत्र में गुच्छक युक्त तंत्रिका वलय व अधर तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तो वेंट्रल नर्व कोड होता है, कौन सा, वेंट्रल नर्व कोड। वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है जिसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट। तो ये कथन भी क्या है, सही है। एनीलिडा में, एनीलिडा में, एनीलिडा में तंत्रिका रज्जु मध्य अधर सतह पर, ये मध्य शब्द ये गलत है, या केवल आना चाहिए था वेंट्रल सरफेस पर होलो नर्व कोड होती है। तो होलो नर्व कोड जो होती है वो एनीलिडा के सदस्यों में वेंट्रल सरफेस पर होती है। तो एक कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा क्या हो गया, गलत। तो अपना आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ पर गलत क्या है, तो यहाँ एनीलिडा में तंत्रिका रज्जु मतलब नर्व कोड वेंट्रल सरफेस पर होती है, खोखली होती है, डबल होती है। यहां दे रखा है मीजो वेंट्रल, तो मीजो नहीं होती, ओनली वेंट्रल होती है। यहां वेंट्रल दे रखा है, एकदम सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के क्लासिफिकेशन को क्लेडिस्टिक्स क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस हुआ है। जाति वृत्तीय जो होता है वो फाइलोजेनेटिक जो होता है उसी को बोलते हैं क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट फिर संघों के समूह को चिन्हित कीजिए जिनके जंतुओं में केवल अंधनाल युक्त बॉडी पाई जाती है। अंधनाल, अंधनाल का मतलब होता है भाई अपूर्ण पाचन तंत्र। तो अंधनाल का मतलब क्या है, अपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण पाचन तंत्र। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एक छिद्र होता है। छिद्र कितने होते हैं, एक छिद्र, और वही छिद्र मुख का काम करता है, वही छिद्र एनस का काम करता है। तो एनस या गुदा दोनों का काम जब एक ही छिद्र के द्वारा किया जाता है तो उसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या उसी को बोलते हैं अंधनाल, अंधनाल युक्त बॉडी प्लान। ऐसा देखा जाता है सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में, सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में। देखिए जो पोरीफेरा जंतु हैं उनके अंदर ओस्टिया पाए जाते हैं, ओस्कुलम पाया जाता है, ओस्टिया और ओस्कुलम। ऐसे ही एस्के हेल्मिन्थीज के जो सदस्य होते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज के अंदर जो जंतु हैं उनके अंदर एनस भी पाई जाती है, एनस, उनके अंदर उत्सर्जन छिद्र अलग होता है। पोरीफेरा है, पोरीफेरा को स्पंज कहते हैं। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थी जो सीलेंटेटा हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लाइंड सैक पाया जाता है, ब्लाइंड सैक। तो उनकी जो बॉडी है वो ब्लाइंड सैक अंधनाल युक्त होती है। अंधनाल का मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक ही बॉडी में छिद्र होता है, वही ओरल कैविटी माउथ का काम करेगा, वही एनस का काम कर लेता है। जैसे आपने सुना है कि जो सीलेंटेट जंतु होते हैं उनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। कौन सी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। संघ कॉर्डेटा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। यूरोकॉर्डेट जंतु जो होते हैं, यूरोकॉर्डेट में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, ये जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो ये बात तो गलत है क्योंकि जीवन के अंत तक नहीं, ये केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत। तो ये कहाँ मिलती है, केवल लार्वा में मिलती है। तो लार्वा में मिलती है, लार्वा की टैल में मिलती है, तो ये कथन गलत है। वर्टिब्रेट्स में पृष्ठ रज्जु जो नर्व कोड होती है, नर्व कोड केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, ये बात है सही, भ्रूणी काल में उपस्थित होती है। सेंटेंस बढ़ा देता हूं, जबकि एडल्ट में ये मेरुदंड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, मेरुदंड। तो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है।
मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कथन एकदम सही है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये एडल्ट में बदल जाती है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में क्या पाई जाती है, नर्व कॉर्ड होती है। ये सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय सरफेस पर होता है और खोखला होता है। ये कथन भी एकदम ठीक है। कोर्डेटा को तीन उपसंगों में विभाजित किया गया है। तो कोर्डेटा के विभाजित किया गया है। जैसे हेमिकोर्डेटा, तो हेमिकोर्डेटा तो ऐसे ही गलत हो गया, हेमिकोर्डेटा इसका पार्ट है ही नहीं। यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सेफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और आना चाहिए था वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो ये आना चाहिए था, एकदम सही हो जाता। तो चौथा कथन इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अपना आंसर हो जाएगा 2 व 3, 2 कथन एकदम ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा जंतु है। तो सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा जंतु है, ठीक बात है, ये आर्थ्रोपोडा ही होता है। आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, एकदम ठीक है, ये भी ठीक है। स्टेटोसिस्ट संरचना आर्थ्रोपोडा में संतुलन, स्टेटोसिस्ट को ही हिंदी में संतुलन पुट्टी कहा जाता है। संतुलन पुट्टी मतलब करती क्या है, बैलेंस बनाती है, संतुलन का काम करती है। ये भी एकदम सही है। आर्थ्रोपोडा में मेलपीजी नलिका उत्सर्जन का काम करती है, सारे ही सही हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। तो ये तो काफी ठीक है, उत्सर्जन से रिलेटेड ये प्रश्न आता भी रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक जोड़े में दोनों ही प्राणी उपास्थल मछलियों के हैं। ये तो आपको अस्थिल और उपास्थल जब मछली पढ़ाई जाती है तो वहीं से ये प्रश्न आया है। तो इसके अंदर 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो उपास्थल मछलियों के दे रखे हैं। कार्टिलेजिनस फिश दे रखी है, एक है प्रिस्ट्रिस, प्रिस्ट्रिस जिसे आरा मछली बोलते हैं, आरा मछली, और दूसरा है कार्केरोडोन, कार्केरोडोन। बाकी आपने स्कोलियोडोन सुना ही होगा, ट्राइगोन सुना ही होगा, ये भी इसके अंदर आती है। तो ये तो याद ही रखने पड़ेंगे। लेबियो, देखो लेबियो, लेबियो को याद रखेंगे। लेबियो को रोहू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोहू। और ये अलवणीय जल में पाई जाती है। कैसे जल में, अलवणीय, फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है, अलवणीय जल में पाई जाती है ये। नेक्स्ट, निम्न में से एसोमिलित युग्म का चयन कीजिए। देखो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम होता है लेम्फ्रे, लेम्फ्रे। अयुग्मित पंखने होते हैं, वृत्ताकार चूसक प्रकार का मुख होता है, एकदम कथन क्या है, सही है। तो पेट्रोमाइजोन, लेम्फ्रो जिसे कहा जाता है, इनके जो शरीर होते हैं उनके अंदर 6 से लेकर के 15 जोड़ी क्लोम्स पाए जाते हैं। 6 से 15 जोड़ी इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोम्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते, 15 पेयर्स क्लोम पाए जाते हैं। और ये जितने भी सदस्य हैं साइक्लोस्टोमेट एनिमल्स बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेट, क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेट, क्योंकि इनका जो मुंह होता है वो एकदम वृत्ताकार होता है, चक्रीय रूप में पाया जाता है, साइक्लिक। नेक्स्ट दे रखा है कि प्रेस्टिस प्लेकोइड सल्क होते हैं, प्रेस्टिस के अंदर प्लेकोइड सल्क होते हैं, अधरीय मुख होता है, तो ये भी एकदम ठीक है। हिप्पोकैम्पस आंतरिक निषेचन होता है, तो हिप्पोकैम्पस के अंदर आंतरिक निषेचन नहीं होता, बाह्य निषेचन होता है, ये गलत हो गया। तो अपना आंसर भी क्या हो गया, यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक गलती कथन पूछ रहा है। इक्तियोफिस, इक्तियोफिस से जो होता है अंधा क्रैमी बोलते हैं इसे, अंधा क्रैमी, अंधा क्रैमी। ये एम्फीबियन होता है, क्या होता है ये, एम्फीबियन, एम्फीबियन। सल्करय त्वचा होती है, 3 कक्षीय हृदय होता है। तो ये कथन एकदम क्या है, सही है। तो ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर अपना आंसर एक गलत पूछ रहा है, तो ये हिप्पोकैम्पस आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। निम्न में से किस वर्ग में बुकलंग्स पाए जाते हैं? बुकलंग्स पाए जाते हैं। श्वसन की जो क्रिया होती है वो बुकलंग्स के द्वारा होती है, तो ये आर कैनिलिडा के अंदर होती है। आर कैनिलिडा के अंदर बुकलंग्स पाए जाते हैं। आप एक शब्द याद रख लो कि बुकलंग्स बिच्छू के अंदर पाए जाते हैं। किसमें मिलेंगे? बिच्छू के अंदर। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज में मुख अधर स्थिति में पाया जाता है तथा दांत रूपांतरित प्लेकोइड सल्क होते हैं। प्लेकोइड सल्क होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। यह किसका लक्षण है? कॉन्ड्रिक्थिज का है। कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज में आप अंतर जरूर पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि कॉन्ड्रिक्थिज होती हैं तो कॉन्ड्रिक्थिज समुद्री होते हैं सारे के सारे, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज होते हैं वो समुद्री और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। दूसरा होता है कि जो कॉन्ड्रिक्थिज होते हैं इनका जो मुख है वो नीचे रहता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज में सामने रहता है। जो कॉन्ड्रिक्थिज होते हैं उनमें ऑस्कुलम नहीं पाया जाता, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज होते हैं उनके अंदर ऑस्कुलम पाया जाता है। कॉन्ड्रिक्थिज जो होते हैं उनमें ईयर ब्लैडर नहीं होते, इसलिए उन्हें लगातार तैरना पड़ता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज होते हैं उनको लगातार तैरने की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर ईयर ब्लैडर या वायुकोश पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ अंतर याद जरूर रखेंगे। निम्न में से ऐसोमेलित का चयन कीजिए। आपको बताना है कि ऐसोमेलित कौन सा है। मैक्रोपस, मैक्रोपस में स्तन ग्रंथि होती है, स्तनधारी है, एकदम सही है। ओबेलिया में मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस नहीं होता, ये शब्द क्या हो गया? गलत हो गया भाई। मेटास्टेसिस नहीं होता, यहाँ पर होना चाहिए था मेटाजीनेसिस। क्या होना चाहिए था? मेटाजीनेसिस, ये शब्द होना चाहिए था। मेटास्टेसिस तो कैंसर में होता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर की कोशिकाओं का स्थान बदल लेना। जब कैंसरस सेल अपना स्थान बदलती हैं उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। ये मेटाजीनेसिस है, और मेटाजीनेसिस का मतलब होता है एसेक्सुअल स्टेज का सेक्सुअल में और सेक्सुअल का एसेक्सुअल में कन्वर्जन। अलैंगिक लैंगिक में और लैंगिक अलैंगिक संरचना में कन्वर्ट होती हैं, तब उसे मेटाजीनेसिस कहा जाता है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्हेल, डॉल्फिन तथा सील जलीय स्तनधारी जंतु होते हैं, तो ये बात एकदम ठीक है। झींगा, बिच्छू, लोकस्टा एक ही संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। भाई झींगा, बिच्छू, लोकस्टा ये इस मोलस्का के अंदर आते हैं, ये बात तो क्या हो गई? गलत हो गई, गलत बात है। नेरीज, बिच्छू, कॉकरोच, सिल्वर फिश में पृष्ठीय हृदय होता है। इनके अंदर हृदय कैसा होता है? पृष्ठीय। तो ये कथन क्या है? सही है। पाइला उभयचर जीवन के लिए अनुकूलित, पाइला उभयचर जीवन के लिए अनुकूलित होता है। उभयचर जीवन के लिए अनुकूलित होता है, एकदम सही है, क्योंकि पाइला एम्फीबियंस है। तो देखो दो वाला गलत है, बाकी ए सी डी, ए सी डी आपका आंसर हो जाएगा। बी को काट दो। नॉन कॉर्डेट प्राणियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि नॉन कॉर्डेट जंतुओं के लिए कौन सा कथन सही है या गलत है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अधर सतह पर ठोस और दोहरा होता है, तो एकदम क्या है? ये कथन तो सही है। क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं, क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं, तो नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उनके अंदर क्लोम छिद्र एब्सेंट होते हैं। हृदय पृष्ठ भाग में होता है, तो हृदय किधर रहता है? पृष्ठ में, जबकि हमारा जो कॉर्डेट जंतुओं का हृदय होता है वो वेंट्रल सरफेस पर, अदर सरफेस पर होता है, तो ये कथन भी सही है। तो मतलब ये कि ए और सी कथन सत्य हैं। ए और सी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य। नेक्स्ट है वर्ग ऑस्टिकथीज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्टिकथीज, इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर ओपरकुलम से ढके रहते हैं, तो 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं और ओपरकुलम से ढके होते हैं, सही है। इनका बाह्य कंकाल चक्राव गेनोइड प्रकार के सल्कों का बना होता है, तो इनके अंदर साइक्लोइड होते हैं, टीनोइड होते हैं, गेनोइड होते हैं। चक्राव का मतलब साइक्लोइड होते हैं, गेनोइड होते हैं और टीनोइड भी होते हैं, टीनोइड होते हैं, ये भी सही है।
इन मछलियों के सिर के पृष्ठ भाग पर ताप ग्रहण करने हेतु लोरेंजिनी की तुम्बिका पाई जाती है। लोरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट। देखो ऑस्ट्रिच थीज के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी नहीं होता, इनके अंदर क्लेस्पर नाम की संरचना मेल के अंदर नहीं होती, इनके अंदर अधिकांश सदस्य जरायुज होते हैं। तो अधिकांश जरायुज नहीं होते, अंडज होते हैं। कैसे होते हैं? अंडज होते हैं। ओविपेरस होते हैं, विविपेरस नहीं होते। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेप्टिलिया के सदस्य प्रथम सफल स्थलीय जंतु माने जाते हैं। सही बात है, सफल स्थलीय जंतु माने जाते हैं। दूसरा है कि इन सभी जंतुओं में डाइकोंडाइलिक स्थिति होती है, मतलब ऑक्सीपिटल कोंडाइल दो नहीं होते, एक होता है, इसलिए इनके अंदर क्या आना चाहिए था? मोनोकोंडाइलिक होती है, क्योंकि ऑक्सीपिटल कोंडाइल कितने होते हैं? एक। तो ये तो सही है, परंतु दूसरा गलत है। तो एक सही है परंतु आर गलत है। रेशम पालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि रेशम के पालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है। देख लेते हैं। मृत कोकून से रेशा प्राप्त करने की विधि रीलिंग कहलाती है। रेशम में मुख्यतया फाइब्रोइन प्रोटीन होती है, एकदम ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन आपको स्पेशल याद भी रखनी है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। रेशम बनने की प्रक्रिया में 4 इनस्टार तथा 5 एक्डाइसिस या निर्मोचन होते हैं। तो 5 बार मोल्टिंग होती है, ये बात क्या है भाई इसमें? गलत। इनस्टार का शब्द का मतलब होता है कि जब मोल्टिंग होती है या निर्मोचन होते हैं तो उस टाइम जो लिम्फ होता है, निम्फ, उस निम्फ को इनस्टार बोला जाता है। और जब एडल्ट होता है तब उसे इमेगो कहते हैं। कीटों के अंदर ये देखा जाता है कि उनके पेंदर पहले तो होता है निम्फ, फिर बाद में होता है इनस्टार, और इनस्टार के बाद होता है इमेगो। इमेगो, ठीक है। ये इनके अंदर जब इनका डेवलपमेंट होता है, इनमें रूपांतरण होता है, तब ये संरचना आती है। एंथेरिया आसामा से मूंगा रेशम तथा थायोपेलिया से देव मूंगा रेशम प्राप्त होता है, ये कथन भी सही है। मतलब तीसरा गलत है। तो 1, 2 और 4 देख लो। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, लाख कल्चर के संदर्भ में आपको बताना है कि लाख कल्चर में कौन सा? लाख कल्चर में लेसीफर ले का काम आता है, सही है। लेसीफर इंडिका कीट का यूज करते हैं, सही है। लाख हाइपोडर्मल ग्रंथियों से स्रावित होता है, सही है। अपरिपक्व लाख को बटन कहा जाता है, नहीं, अपरिपक्व को बोलते हैं एरी लाख कहते हैं। क्या कहते हैं? एरी लाख कहते हैं। सबसे अच्छा लाख कुसुमी लाख होता है, एकदम सही। और कुसुमी लाख ये पलाश से प्राप्त होता है। किससे? पलाश, जिसे पलाश को ही बोलते हैं जंगल की आग, ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया, मोनोस्पर्मिया। तो अपना तीसरा कथन गलत है। तो आंसर हो गए 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की यहां से किस संघ के जंतुओं में जनन तंत्र जटिल और पूर्ण विकसित होता है और पीतक ग्रंथि पाई जाती है? देखो पीतक ग्रंथि जो होती है केवल प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्यों में पाई जाती हैं। पीतक ग्रंथि जो वाइटेलाइन ग्लैंड होती है वो किस में पाई जाती है? प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्यों में। तो ये अपन ने मोटा मोटा डिस्कशन किया, जो भी क्वेश्चंस में कोई डाउटफुल था या आंसर गलत थे या कुछ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड अपन ने बात की, शेष बात आगे करेंगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं।